सिर्फ डीडी न्यूज पर। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। अधिकतर लोग समय का महत्व तब समझते हैं जब उनके पास समय कुछ कम बचता है। समय का हर क्षण मूल्यवान है। यदि आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो समय का महत्व समझें, उसे व्यर्थ ना करें और समय मूल्यवान है, इस बात को पहचानें। संवत 1946 उत्तरायण चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सोमवार हस्त नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव थॉट्स, जिनका अर्थ है कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना किया जाए। अपने नकारात्मक विचारों को निरंतर सकारात्मक विचारों से बदला जाए, अपनी सोच में बदलाव लाया जाए और उसकी क्षमता को बढ़ाया जाए। यही सकारात्मकता है जो जीवन के लिए ऊर्जा का कार्य करती है। यथा रविः सर्वान् प्रभुङ्क्ते हुताशनश्चापि हे सर्वभक्षः तथैव योगी विषयान् प्रभुङ्क्ते न लिप्यते पुण्यपापैश्च शुद्धः। जिस प्रकार सूर्य सभी प्रकार के रसों को ग्रहण करता है तथा अग्नि सभी कुछ भक्षण कर लेता है, उसी प्रकार योगी विशुद्ध होने के कारण विषयादि का उपभोग करता हुआ भी कर्म बंधनों में लिप्त नहीं होता। Just as the sun rays absorb all kinds of fluids on earth and fire eats up everything, still they remain pure. A yogi engrossed similarly in the worldly affairs, yet remains unaffected. पृथ्वी की संरचना पंच तत्वों से हुई है, जिसमें जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी तत्व हैं। पृथ्वी न सिर्फ प्राणी मात्र के लिए आश्रय है, बल्कि समस्त प्राणी जगत को जीवन भी प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाती है। पृथ्वी तत्व हमारे जीवन के लिए बेहद आवश्यक है और इसीलिए आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर देखते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट, जहां पर वर्तमान और पारंपरिक ज्ञान के साथ पृथ्वी की रक्षा का संदेश भी है। यस्याहं समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्णजस्तं बभूवुः यस्याः पितं जिन्वति प्राणदे यत्सानो भूमिः पूर्वपेदे दधातु। अथर्ववेद के भूमि सूक्त के इस मंत्र में पृथ्वी को सभी प्राणियों का कारण और आश्रय बताया गया है।
भारतीय ज्ञान परंपरा के ध्वजवाहक ग्रंथों में भी पृथ्वी को न केवल एक ग्रह बल्कि प्रकृति के चराचर जगत की जननी भी बताया गया है। हालांकि औद्योगिकरण पर आधारित वर्तमान युग में मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निरंतर पृथ्वी का दोहन कर रहा है, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और यहाँ तक कि हर दिन जलवायु परिवर्तन भी होता चला जा रहा है। और इन सभी से प्राणी जगत विभिन्न बीमारियों और महामारियों से लगातार पीड़ित भी दिख रहा है। बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश, सूखा, शीतलहर, जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हम पहले से कहीं अधिक विनाश होता हुआ अनुभूत भी कर रहे हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसे आधुनिक युग में सर्वप्रथम 1970 में मनाया गया था। तात्कालिक पर्यावरणीय दुस्थितियों के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा से अभिप्रेरित प्रकृति विज्ञानियों की प्रकृति या पृथ्वी के प्रति गंभीरता ही इसके मूल में निस्संदेह कही जा सकती है। जब हम ऋग्वेद से आरंभ करते हैं तो द्योः नः, पृथ्वी नः इत्यादि का प्रयोग आता है कि द्यो पिता है, पृथ्वी माता है। और ऐसे अनेक हमें प्रसंग मिलते हैं जहाँ सबसे पहले ये बताया जाता है कि पृथ्वी जीवित प्राणी है। अभी तो जो यूरोपीय मॉडल है उसमें मोर कंजम्पशन मोर डेवलपमेंट ये सूत्र है, लेकिन हमारा ठीक इसके विपरीत है। हमारा है तेन त्यक्तेन भुंजी था। और ये जो मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध का अध्ययन है, इसी का नाम उन्होंने इकोलॉजी दिया। और ये इकोलॉजी बाद में डीप इकोलॉजी के रूप में आया, जो आर्ने नेस इसके प्रवर्तक हैं। और आर्ने नेस गीता, उपनिषद और वेद के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। उन्होंने उपनिषद गीता को कोट करते हुए सारी बातें वहाँ रखी है। इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस का विषय ग्रह विरोधी प्लास्टिक है, अर्थात प्लास्टिक जैसी सिंथेटिक सामग्री का कम उपयोग कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति जनजागरूकता उत्पन्न करना इस वर्ष के पृथ्वी दिवस के समायोजन की सफलता कही जा सकती है। इन सभी के अतिरिक्त ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पृथ्वीगत पर्यावरण संरक्षण में पशु पक्षियों की भी उतनी ही भूमिका है जितनी मनुष्यों की। आज के समय इन पक्षियों पर हमारे जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और कई बार वो दिग्भ्रमित भी देखे गए, क्योंकि जो मई जून की गर्मी तक यहाँ रहेंगे वो पक्षी कब जा कर के अपने देश साइबेरिया और यूरेशिया के अन्य विभिन्न ठंडी जगहों पर जा कर के कब वो प्रजनन करेंगे, क्योंकि उन्हें फिर अगले वर्ष सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर में जैसे भी वहाँ पे ठंडियाँ बढ़ेंगी उनको वापस गर्म क्षेत्रों में प्रवास के लिए आना होगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन ने इन पशु पक्षियों के मूल स्वभाव को भी बदलने का काम किया है। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत को अपनी योजनानुसार अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। वहीं भारत ने वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रशासन ने 6 अरब वृक्ष लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। आइए हम सब अपनी पृथ्वी को वर्तमान और पारंपरिक ज्ञान के प्रयोग के साथ संतुलित व समृद्ध बनाएं, क्योंकि माता भूमि पुत्रोहम संततयः वा वयं पृथिव्याः, अर्थात भूमि अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम इस पृथ्वी की संतान हैं। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। हम जितना पृथ्वी और प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, उतना ही जीवन में असंतुलन आ रहा है और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ रहा है। जानकारी और जागरूकता से कई तरह के स्वास्थ्य विकारों, विकृतियों और समस्याओं को पहले से ही जानकर उनसे बचाव किया जा सकता है। ऐसी ही एक अवस्था है कंजेनाइटल एनोमलीज यानी बर्थ डिफेक्ट्स, यानी वो समस्याएं जो बच्चों में जन्म से ही होती हैं। इसके कई तरह के कारण हैं, यानी वो कारक जो इनके खतरे को बढ़ाते हैं। गर्भावस्था की जब योजना बनाई जाती है उससे पहले ही और गर्भावस्था के दौरान यदि सही देखभाल हो और नियमित रूप से जांच करवाई जाए
तो बच्चों में होने वाली जन्मजात विकृतियों की पहचान जल्द हो सकती है और उसके लिए कुछ किया जा सकता है, यानी उनका उपचार किया जा सकता है। बच्चों में होने वाली जन्मजात विकृतियां कौन सी हैं और किस तरह से होता है उनका प्रभाव, आइए समझते हैं। कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज यानी शिशु में जन्म से ही किसी प्रकार की विकृति होना, जिसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार गर्भावस्था के दौरान की गई लापरवाही, आनुवंशिक कारणों या फिर किसी अन्य कारण से शिशु जन्मजात विकृति से ग्रस्त हो जाता है। बेबी को पूर्ण तरीके से पहले 2 दिन में देखें ठीक से कि वो ठीक से सांस ले रहा है, नीला नहीं पड़ रहा है, पेशाब ठीक टाइम पे कर रहा है, लैट्रिन ठीक टाइम पे कर रहा है, उल्टियाँ नहीं कर रहा है, पेट की सूजन नहीं है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कोई कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट के। इसके अलावा उसको एग्जामिन करें, खुद भी एग्जामिन करें और एक दफ़ा किसी पीडियाट्रिशियन से या बच्चों के डॉक्टर से एग्जामिन कराएं। देखें कि उसका सिर बड़ा तो नहीं है, सिर पिलपिला तो नहीं है, कोई उसकी रीढ़ की हड्डी की जगह कोई फोड़ा तो नहीं है, और उसको कोई तालू में डिफेक्ट तो नहीं है, या जीभ कटा हुआ नहीं है, या आँखें उसकी साफ़ है, कहीं सफ़ेद तो नहीं है आँखें। हाथ पैरों को देखें कि हाथ पैरों का जो साइज़ है और उनकी जो ओरिएंटेशन है वो ठीक है, कहीं टेढ़े तो नहीं है हाथ पैर। पेट को देखें कि कोई पेट से बाहर कोई आंतलियाँ तो नहीं निकल रही है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, और लैट्रिन का रास्ता देखें कि भाई वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। नॉर्मल दिखते हुए बच्चे को भी हम स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी कान की हियरिंग की जाँच करते हैं, उसकी आँखों की जाँच करते हैं, उसका ब्लड का एक छोटा सा टेस्ट करते हैं जिससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और हम पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है जिससे हम सैचुरेशन और ऑक्सीजन देखते हैं, ये लगा के भी कई कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स जो वैसे नहीं पता चलती है पता चल जाती है। कुछ विकृतियां अत्यधिक गंभीर होती हैं और शिशु के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। वहीं कुछ अन्य विकृतियां सिर्फ शिशु की शारीरिक सुंदरता को ही प्रभावित करती हैं। शिशु में जन्मजात विकृति होने पर माता पिता के लिए शिशु के विकास व उसके पूरे जीवन को लेकर कई प्रश्न उठ जाते हैं। कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं एक के बाद एक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते जाती है अगर ये पर्टिकुलर डिफेक्ट को आप ठीक नहीं कराएं। फॉर एग्जांपल सपोज कोई इंटेस्टाइन में रुकावट है, अगर आप उसको तुरंत इलाज नहीं कराएंगे तो रुकावट की वजह से बैक प्रेशर होके बाकी इंटेस्टाइन में नुकसान हो सकता है, ब्लड सप्लाई को इफेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से अगर पेशाब में रुकावट है तो उसका ब्लैडर फूल सकता है, पीछे प्रेशर बढ़ के किडनी भी खराब हो सकती है। तो हर बर्थ डिफेक्ट को अगर आप बिना इलाज करे छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली वो ट्रांसलेट करेगा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में, और उस स्टेज पे अगर हम इलाज भी कर दें तो कुछ नुकसान बच्चे को रह जाता है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी इलाज करना जरूरी है। उस समय आसपास के लोगों द्वारा मिले कुछ गलत सुझाव, जैसे शिशु में उत्पन्न विकृति का इलाज करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ वो स्वयं ही ठीक हो जाएगा, या फिर शिशु का इलाज इतनी कम उम्र में करवाना उचित नहीं है, इसलिए उसकी उम्र बढ़ने का इंतजार किया जाए। अगर हम प्रेगनेंसी से पहले देखें, क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादातर फर्स्ट 2 मंथ्स में ही हो जाती है, तो कई माओं को तो पता भी नहीं चलता कि उस वक्त वो प्रेग्नेंट है। इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या तुरंत मैरिज के बाद ही कुछ चीज़ों की ध्यान रखें। एक तो अपना इम्यूनाइजेशन पूरी तरीके से करा लें, क्योंकि कुछ कंजेनाइटल इन्फेक्शंस भी हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स को दे गिव राइज टू बर्थ डिफेक्ट्स। दूसरा, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें प्रेगनेंसी से पहले। और तीसरा, जैसे ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें तो डॉक्टर से डिस्कस करें कि घर में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो या कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, इसके बारे में ओपिनियन ले लें और इसके लिए क्या करना है प्रेगनेंसी के दौरान ये समझ लें। एक दफ़ा जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो डिटेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक तो टॉर्च स्क्रीनिंग कराएं अपनी, जिससे कंजेनाइटल इन्फेक्शंस के बारे में आपको पता चलेगा। दूसरा जो है, अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, इसका अच्छी तरह से डे टू डे बेसिस पे जैसे डॉक्टर बोले इलाज कराएं, क्योंकि डायबिटीज़ से भी कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा, एक अल्ट्रासाउंड कराएं अपना 18 हफ्ते से 20 हफ्ते के गेस्टेशन पे, जिससे काफ़ी सारी बर्थ डिफेक्ट्स को आप डिटेक्ट कर पाओगे। और चौथा जो है,
जो फोर्टिफाइड फूड है और जो आयोडीन है इसको भी ले, क्योंकि कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म भी आप इस प्रिवेंट कर सकते हो। जाने अनजाने की गई लापरवाही कुछ मामलों में शिशु के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आजकल की नई तकनीकों व दवाओं के प्रयोग से शिशु में उत्पन्न जन्मजात विकृति को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और शिशु का सही इलाज करवाएं। साथ ही जरूरी है गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना, जिससे जन्मजात विकृतियों से बचाव और उनकी जल्द पहचान संभव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। किसी भी उपचार के लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य समस्या के लक्षणों की पहचान जल्द हो और उसके लिए सही समय पर विशेषज्ञ के पास जाएं। वहीं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, बीमारियों से बचाव रखने के लिए और निरोगी जीवन के लिए आवश्यक है कि वो कारक जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं उन्हें दूर किया जाए और अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतों को शामिल किया जाए। योग किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। अपने स्वास्थ्य और शरीर के साथ मन को स्वस्थ रखने में योग की विशेष भूमिका है। जिस तरह से रक्त हमारे शरीर में संचार करता है और इस संचरण के साथ जो तमाम कोशिकाएं हैं उनके लिए ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्वों का उत्पादन करके वहां तक पहुंचाता है। यदि ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त का संचार ठीक ना हो तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। किस तरह से सुचारू रक्त संचार को सुनिश्चित किया जा सकता है और कौन सी योगिक क्रियाएं इसमें सहायक हो सकती हैं, आइए समझ लेते हैं। नमस्ते, मैं संगीता जैन। योग आसन, सारे आसन हमारे शरीर की फिटनेस तो देते ही हैं, हमें एनर्जी भी बढ़ाते हैं, साथ ही हमारे पूरे बॉडी में अंदर से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, रक्त संचार को बढ़ा देते हैं। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाले कुछ आसनों के बारे में। पहला आसन है सर्वांग आसन, जो हम लेट कर करेंगे। आराम से साइड करवट करके लेट जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, हाथ साइड में, और धीरे से अपने पैरों को उठाना शुरू करेंगे। जितना ऊपर ले जा सके पैरों को सीधा करें। आप खुद देख रहे हैं ब्लड का सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ आ रहा, और जब ब्लड का सर्कुलेशन सिर में बढ़ेगा तो यह हमारे मानसिक शांति को देगा और तनाव को कम करेगा। बहुत धीरे से आसन से वापस आएंगे। दूसरा आसन है हलासन। इसमें भी हम पहले पैरों को ऊपर लेंगे। पूरी तरह से अपने पैरों को ऊपर लेने के बाद अपनी बॉडी को स्थिर करते हुए सिर्फ पैरों को पीछे लेकर जाएंगे और आराम से जमीन पर टिका देंगे। इसमें भी ब्लड का फ्लो सिर की तरफ बढ़ता है, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। तीसरा आसन है अधोमुख श्वान आसन, जिसमें दोनों हाथों के सहारे और पंजों के सहारे अपने आप को पूरी तरह उठाना है। हिप्स को जितना ऊपर ले जा सकेंगे। गुरुत्वाकर्षण
ब्लड का फ्लो जमीन की तरफ लेता है, जिससे मानसिक अवसाद संबंधी सभी समस्याएं ठीक होती हैं। तो देखा आपने, मस्तिष्क को जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो वो अपना कार्य और अच्छे से करेगा, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, याददाश्त अच्छी रहेगी, हम हर कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आगे जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। सर्कुलेशन जब शरीर में होता है तब सिर की ओर सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम उसका बहुत उपयोग करते हैं। हम सोचते हैं काफ़ी उपयोग होता है हमारी सोच से सर्कुलेशन सही हो। आपको पढ़ना, लिखना, याद रखना, सर्कुलेशन सही होगा तो ये सारी अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं। शरीर को सीधा रखें, ऐसी कुछ एक्टिविटी करें जहाँ आप कुछ नया नया कर रहे हो, जिससे ब्रेन एक्टिव रहेगा। पजल वजल सॉल्व करें, उल्टे हाथ से काम करना, सीधे हाथ से काम करना, अलग अलग एक्टिविटी करना, बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ज़रूरी है कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, चलना, ये सब सिर में सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। बस ये सारी कोशिश रखें, एक्टिव रहें और नई नई चीज़ें करते रहें, नया कुछ सीखें, आपका सर्कुलेशन सही रहेगा। नमस्कार। जीवन में संचार का विशेष महत्व है। अच्छे विचारों का संचार, नई ऊर्जा का संचार, क्योंकि इससे ही जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। अगर बात की जाए ज्ञान की, तो ज्ञान को अर्जित करना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि उसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जाएं, परिश्रम किया जाए और अभ्यास किया जाए। और जब बात हो संस्कृत की, तो ऐसी विशेष भाषा जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को और भी बढ़ा देती है। तो आइए संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी की संस्कृत पाठशाला में। मित्राणि नमो नमः। एतस्यां संस्कृतपाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत पाठशाला में हम वर्तमान काल में एक वचन व बहुवचन के वाक्य बनाना सीख चुके हैं। अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सीखते हैं द्विवचन के प्रयोगों को। द्विवचन से स्पष्ट है कि कर्ता दो होंगे। उदाहरण के लिए बालकः का द्विवचन होगा बालकौ, बालकौ अर्थात दो बालक। छात्रः का द्विवचन होगा छात्रौ, छात्रौ अर्थात दो छात्र। शिष्यः शिष्यौ, शिष्यौ। अग्रजः अग्रजौ, अग्रजौ। पुत्रः पुत्रौ, पुत्रौ। सेवकः सेवकौ, सेवकौ। वृक्षः वृक्षौ, वृक्षौ। सह तौ, सह तौ। सह यह एक वचन है और तौ उसी का द्विवचन है। एषः अर्थात यह, एतौ, एतौ अर्थात यह दो। कः यह प्रश्नवाचक है, तो यहां पर इसका द्विवचन बनेगा कौ, कौ। ये सभी शब्द पुल्लिंग के थे। आइए अब देखते हैं स्त्रीलिंग में द्विवचन रूप क्या बनेंगे। अगर शब्द लेते हैं छात्रा, तो द्विवचन बनेगा छात्रे, छात्रे अर्थात दो छात्राएं। शब्द है अनुजा, द्विवचन रूप बनेगा अनुजे, अनुजे। अग्रजा के लिए द्विवचन बनेगा अग्रजे, अग्रजे अर्थात दो बड़ी बहनें। बालिका बालिके, बालिके अर्थात दो बालिकाएं। सा अर्थात वह, इसका द्विवचन बनेगा ते अर्थात वे दो जो स्त्रीलिंग में हैं। एषा एते, एते अर्थात ये दो। प्रश्न में बनेगा का, तो इसका द्विवचन रूप बनेगा के, के। इसी प्रकार जिसके अंत में ई यह शब्द हो
जैसे नारी, देवी, तो यहाँ पर द्विवचन बनेगा। उदाहरण के लिए पहला ले लेते हैं नारी, यहाँ पर द्विवचन बनेगा नार्यौ, नार्यौ। यहाँ पर ई के स्थान पर यौ इसको जोड़ देना है। देवी, देव्यौ, देव्यौ, देवी यह एक वचन में और देव्यौ यह द्विवचन में बनेगा। भगिनी अर्थात बहन, भगिन्यौ, भगिन्यौ। तरुणी, तरुण्यौ, तरुण्यौ। मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे सीखेंगे हम अपनी अग्रिम कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। संस्कृत में कुशल बनने के लिए आप भी इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि दृढ़ संकल्प के साथ, पूर्णता के साथ जो भी कार्य किया जाए उसमें सफलता अवश्य मिलती है। साथ ही दिन भर ऊर्जावान बने रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।